अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्लास 10 वाले जो हाई स्कूल वाले हैं और जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी अहम वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे 2024 और 23 के जो एमसीक्यूज थे, यानी 2023 में तो पहली बार आया था एमसीक्यूज, यानी जिसे हम उर्दू में मारूजी सवालात कहते हैं और इंग्लिश में इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज बोलते हैं। तो 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे, इसके साथ साथ 2024 में भी आया, तो हम मान के ही चलेंगे कि 2025 में भी आपका जो सवाल बनेगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 20 नंबरों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो इसी वजह से हम इसमें जो और ये दो सेट होगा 2024 का 2023 का, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में जो सवालात पूछे गए थे, उनका सही जवाब है क्या। क्वेश्चन नंबर पहला है, 2024 में पूछा गया था हमसे कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। और आप लोग रफ और पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ के साथ सारे जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको इतना टाइम दूंगी कि आप सही जवाब बता पाएं, और फिर उसके बाद लास्ट में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन टॉप 100 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा कि आपको अभी कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी करनी बाकी है। अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं इन टॉप 100 क्वेश्चंस में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर बाय चांस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि मैं एक एक क्वेश्चन जो हो उनको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, जिससे आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएँ, रह जाएँ, जिससे आप एग्जाम में को बहुत अच्छा करके आए। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला था, हमसे पूछा गया था कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। तो ये इलाहाबाद में नहीं पैदा हुए थे। मीर अनीस, इनके जो अबा वाजदाद थे यानी बाप दादा जो थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे, यानी दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन मीर अनीस वहां नहीं पैदा हुए, क्योंकि इनके जो अबा वाजदाद थे, बाप दादा थे, वो दिल्ली में जब तबाही आई उसके बाद वो वहां से आकर कहा फैजाबाद में बस गए, और फैजाबाद में ही मीर अनीस की पैदाइश हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फैजाबाद होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि कासा के माने क्या हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल, ऑप्शन नंबर बी है प्याला, ऑप्शन नंबर सी है जिंदगी, ऑप्शन नंबर डी है सर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। कासा, कासा के माने दिल नहीं होता है, ना ही जिंदगी होता है, ना ही सर होता है। कासा कहते हैं प्याला को। प्याला यानी कटोरी, आप यूं समझ सकते हैं, कटोरी, प्याला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि नज्म, एक नज्म है जिसका नाम है कब्र। नज्म कब्र का शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीरा जी, ऑप्शन नंबर बी है मखदूम, ऑप्शन नंबर सी है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर डी है अली सरदार जाफरी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। नज्म कब्र जो है, इसके शायर मीरा जी नहीं है, ना ही मखदूम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अख्तरुल ईमान।
इन्होंने ही कब्र नज्म जो है उसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अली सरदार जाफरी की। तो अली सरदार जाफरी ने लिखा है मशरिक व मगरिब। क्या लिखा है? एक नज्म है जिसका नाम है मशरिक व मगरिब। मशरिक व मगरिब, इस नज्म को लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि जिंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। ये शेर किस शायर का है? आपको पहचानना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फानी, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है जिगर, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मैंने आपको कैसे बताया है, एक ट्रिक के जरिए इसको याद करने को बताया है, क्योंकि हाई स्कूल में देखेंगे बहुत सारे अशआर हैं, गजल हैं, उसमें बहुत सारे अशआर हैं, तो हम सभी का नहीं याद रख सकते, क्योंकि हमको सिर्फ गजल ही तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, शेर ही नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा और भी चीजें हमको याद करनी है। तो इसको आप जब शेर पूछा जाए, क्योंकि इससे आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये शेर किसका है, या किसी शायर का नाम दिया जाएगा कि उसके कोई एक शेर लिखिए या फिर शेर की तशरीह कीजिए, तो वहाँ हवाला में भी आपको काम आएगा अगर आप नाम ट्रिक के जरिए जो मैंने बताया है उससे याद करेंगे। जैसे इस जब भी कोई शेर पूछा जाए तो आप उसके लास्ट में देखिएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? ने का। ने का को मैंने आपको कैसे याद कराया है? ने का। ने का, जिस शेर के लास्ट में ने का आएगा यानी कि उसको लिखने वाले कौन होंगे? फानी बदायूनी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन अब हम इन जो 3 नाम और दिए गए हैं इनके शेर जो हैं उसको कैसे याद रखेंगे, उसको भी मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे असगर गोंडवी हैं, तो जिस शेर के लास्ट में हमको को मैं दिखेगा, क्या दिखेगा? को मैं, तो हम कहेंगे कि इसको लिखने वाले असगर गोंडवी हैं। इसी तरह जिगर मुरादाबादी, इनके हर शेर के लास्ट में क्या आता है? आए। क्या आता है? आए। जैसे साए, पाए, दिखलाए, बहलाए, यानी आए जरूर आएगा। हसरत मुहानी, अब बात करते हैं हसरत मुहानी की। तो हसरत मुहानी के हर शेर के लास्ट में तमाम आएगा। क्या आएगा? तमाम। चलन तमाम, अंजुमन तमाम, ऐसे अल्फाज आएंगे, तो उसको लिखने वाले हसरत मुहानी होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि बेकतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महू तमाशाए लब्बाम अभी। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? आपको सिनात बताना है कि इस शेर में कौन सी सिनात पाई गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तजाद, ऑप्शन नंबर बी है तलमीह, ऑप्शन नंबर सी है तजनीस, ऑप्शन नंबर डी है लफ व नश्र। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तजाद। तजाद, जिस शेर में आपको 2 ऐसे अल्फाज दिखाई दे जो एक दूसरे के क्या हो? जिद हो, अपोजिट हो, उल्टा हो। जैसे एक शेर है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें क्या आया है? सुबह और शाम, ये दोनों लफ्ज क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा हैं। तो हम कहेंगे कि इस शेर में सनाते तजाद पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीजें बताई नहीं गई है कि यहाँ पर 2 ऐसे अल्फाज आए हों जो एक दूसरे के उल्टा हों, तो ये सनाते तजाद नहीं होगा। इसके बाद आते हैं तलमीह। तलमीह के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जिस शेर में कोई तारीखी वाकया या फिर इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए। इल्मी इस्तिलाह से मुराद क्या है? जो कुरान व हदीस से साबित हो, यानी कोई ऐसी बात बताई जाए जो कुरान व हदीस से साबित हो, या फिर कोई तारीखी वाकया हो, हदीस ऐसे होगा। तो कुरान व हदीस से कोई चीज साबित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस शेर में सनाते तलमीह पाई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शेर है इसमें क्या बताया गया है कि बेकदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में खुद ही कूद पड़े थे जब उनके लिए आग जलवाई गई थी, क्योंकि वो अल्लाह को एक मानते थे। वो जो नमरूद था उसको खुदा नहीं मानते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो इश्क था वो अल्लाह से था, और वो उसी इश्क में खुद ही जो आग जलवाई थी नमरूद ने, तो वो खुद ही उसमें कूद पड़े थे। तो यही बताया गया है इस शेर में। तो ये कुरान व हदीस से साबित है। इसी वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनाते तलमीह पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और तजनीस। तजनीस किसे कहते हैं? तजनीस में दो ऐसे अल्फाज आते हैं जो लिखे या फिर कभी कभी पढ़े सेम जाते हैं, लेकिन दोनों के जो माने होते हैं वो एक दूसरे के अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यूं कह सकते हैं आप, अलग होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है? गले, ये गले से मिलते ही जितने गिले। अब उर्दू में देखिए दोनों गले एक जैसे लिखे जाएंगे, लेकिन कभी ये पढ़े अलग जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पढ़े भी सेम जाते हैं और लिखे भी सेम जाते हैं, और कभी कभी लिखे सेम जाते हैं लेकिन पढ़े अलग जाते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के माने मुख्तलिफ हों, अलग अलग निकल रहे हों। तो उस शेर को हम सनत तजनीस बोलते हैं। जैसे गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इस शेर में सनाते तजनीस पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। लफ व नश्र। लफ व नश्र किसे कहते हैं? लफ के माने होता है लपेटना। क्या होता है? लफ कहते हैं लपेटना को। और नश्र के माने क्या होता है? नश्र कहते हैं फैलाना। लफ व नश्र, नश्र के माने क्या हुआ? फैलाना। तो इसमें किस शेर में ये चीजें होती हैं? इस्तिलाह में इसके माने, यानी कि ये लफ व नश्र के माने क्या हैं? ये हैं कि पहले चंद चीजों का जिक्र किया जाए, पहले कोई चंद चीजें बयान की जाएं, फिर उसी मुनासबत से उनकी सिफात बयान की जाए, यानी उनकी खूबी उसके बाद उसी से बयान की जाए, उसकी मुनासबत से बयान की जाए। जैसे एक शेर है कि न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें। ये क्या हुआ? ये पहले चंद चीजों का जिक्र हुआ। किस किस की चीजों का? कि न हिम्मत न किस्मत न दिल न आंखें। उसके बाद इसी के मुनासबत से आगे बयान किया गया है कि उनकी खूबी बयान की गई है कि न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, यानी हिम्मत नहीं थी तो उसको नहीं ढूंढा, किस्मत नहीं थी इसीलिए उसको नहीं पाया, दिल नहीं था इसीलिए हमने उसको नहीं समझा, आंखें नहीं थी इसीलिए हमने उसको नहीं देखा। तो ये पहले चंद चीजों का जिक्र किया गया है, फिर उसी की मुनासबत से उसकी सिफात, उसकी खूबी बयान की गई है। तो इस शेर में हम क्या बोलेंगे कि इसमें लफ व नश्र पाया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से कौन कसीदे के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम गलत पढ़ सकते हैं और फिर आंसर गलत लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से जो है कसीदा के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीब, ऑप्शन नंबर बी है रुखसत, ऑप्शन नंबर सी है गुरेज, ऑप्शन नंबर डी है दुआ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। कसीदा के जो अज्जाए तरकीबी हैं ये टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पर हमारा आता है तशबीब, जो कि यहाँ पर दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है गुरेज, जो यहाँ पर दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है, तीसरे नंबर पर क्या होता है यहाँ पर नहीं दिया गया है, मद्दाह, मद्दाह या मजम्मत, यानी किसी की तारीफ या फिर किसी की बुराई बयान की जाए। मद्दाह तारीफ को कहते हैं, मजम्मत बुराई को कहते हैं। तो मद्दाह या मजम्मत। फिर चौथे नंबर का जो जुज है उसका नाम क्या है? हुस्ने तलब। क्या होता है? हुस्ने तलब, या इसी को हम दूसरा क्या बोलते हैं? दुआ बोलते हैं। हुस्ने तलब या दुआ। तो यहाँ दुआ दिया गया है, यानी ये चौथा जुज है हमारा। तो पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है। तीसरा जो है मद्दाह या मजम्मत वो नहीं दिया गया, उसकी जगह पर यहाँ पर रुखसत दिया गया है। क्या है? रुखसत। तो यही नहीं है। और ये रुखसत किसका जुज है? तो ये मरसिया का जुज है। ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि मरसिया में चेहरे से क्या मुराद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इस हिस्से में मैदानी जंग का जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि ये मरसिये का इब्तिदाई हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी है कि इसमें हीरो की शान व शौकत बयान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी है कि हीरो की शहादत पर मातम किया जाता है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मरसिये में चेहरा जो होता है ये मरसिये का पहला जुज होता है, और पहला इसी जुज को हम क्या बोलते हैं? तमहीद भी बोलते हैं। तमहीद ये मरसिये का पहला जुज है जिसको हम तमहीद या फिर चेहरा कहते हैं। तो ये चेहरे से क्या मुराद है? इस हिस्से में अब मैंने बता दिया
तमहीद, तमहीद पहला हिस्सा है मरसिए का, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? तो इसमें इस हिस्से में मैदान जंग का जिक्र होता है, जी नहीं। ये मरसी का इब्तिदाई हिस्सा होता है, जी बिल्कुल सही, यही जवाब होगा, क्योंकि तमहीद इसी को कहते हैं, चेहरे को। तो ये मरसी का इब्तिदाई हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि मुहावरा, मुहावरा कौन सा है? बगले झांकना। अब लास्ट में नू अली जवन्ना लगा हुआ है, तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिस जुमले के या सेंटेंस के आखिर में नू अली जवन्ना होगा तो वो हमारा क्या होगा? मुहावरा होगा। और नू अली जवन्ना नहीं है तो वो हमारा ज़रबुल मिस्ल कहलाता है, या फिर कहावत उसको बोलते हैं। तो ये मुहावरा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर लफ्ज लगा हुआ है कि मुहावरा बगले झांकना का क्या मतलब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है खुश होना, ऑप्शन नंबर बी है होश में आना, ऑप्शन नंबर सी है धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी है बहाने बनाना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? बगले झांकना तो खुश होना नहीं होगा, होश में आना भी नहीं होगा, धोखा देना या लालच देना ये नहीं होगा, ये तो सब्ज बाग दिखाना होता है, उसके माने होता है धोखा देना। बहाने बनाना, जी हाँ बिल्कुल यही सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि बगले झांकना इसका मतलब होता है बहाने बनाना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि जोश मलिहाबादी का असल नाम या फिर पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शौकत अली खां, ऑप्शन नंबर बी है शब्बीर हसन खां, ऑप्शन नंबर सी है अली सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी है जाफर अली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? जोश मलिहाबादी जिनको हम शायरे इनकलाब के नाम से भी जानते हैं, शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब के नाम से जानते हैं। शायरे शबाब, ये शायरे इनकलाब और शायरे शबाब किसे कहा जाता है? तो ये इन्हीं को कहा जाता है, जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि इनका असल नाम क्या है, तो हमको यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कह रहा है? शौकत अली खां। तो शौकत अली खां जो है ये तो फानी बदायूनी का नाम है। फानी बदायूनी को हम जानते हैं, फानी बदायूनी के नाम से उनका असल नाम या पूरा नाम क्या है? शौकत अली खां। तो ये नहीं होगा। शब्बीर हसन खां, जी हाँ बिल्कुल, ये शब्बीर हसन खां जो है ये जोश मलिहाबादी का ही असल नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अली सिकंदर ये नाम किसका है? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। अली सिकंदर जो है ये जिगर मुरादाबादी को कहते हैं, इनका असल नाम है, जिनको हम जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम अली सिकंदर है। और जाफर अली खां ये किसी का नाम नहीं है। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि चारपाई का ताल्लुक किस सिनफ से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अफसाना, ऑप्शन नंबर बी है नाविल, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? चारपाई ये अफसाना नहीं है, नाविल भी नहीं है, नाविल के माने नए के होते हैं, और ये जो चारपाई है ये इसका ताल्लुक नाविल से नहीं है। नाविल कोई ऐसी कहानी होती है जो हकीकत पर मबनी होती है। इंशाइया, जी हाँ बिल्कुल, चारपाई का जो ताल्लुक है वो इंशाइया से है। तो इंशाइया है क्या? चारपाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नज्म नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है जिगर, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है आतिश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? अब आतिशे गुल, अब इस नाम से बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि आतिशे गुल, इसको लिखने वाले होंगे आतिश, तो हम इसको सबसे पहले कट कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा सही है, क्योंकि इन नाम से आप नहीं जोड़िएगा। आतिशे गुल ये किसका शेरी मजमुआ है? ये आतिश का नहीं है, तो फिर ये किसका है? जोश मलिहाबादी का भी नहीं है, हसरत मुहानी का नहीं है, अब जो बचे उन्हीं का है। तो जिगर मुरादाबादी जिनका असल नाम क्या है? अली सिकंदर। चीजों को रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो ये अली सिकंदर हैं, इन्होंने ही क्या लिखा है? आतिशे गुल लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि दर्ज झेल में से फैज का मजमुआ कौन सा है?
آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سا ہے جو فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے۔ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے سرخ سویرا، آپشن نمبر بی ہے بساط رقص، آپشن نمبر سی ہے گل نغمہ، آپشن نمبر ڈی ہے زندہ نامہ۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ فیض احمد فیض جو ہیں ان کا مجموعہ کلام جو ہے یہ سرخ سویرا نہیں ہے، بساط رقص نہیں ہے، گل نغمہ یہ بھی نہیں ہے، یہ تو فراق گورکھپوری کا ہے۔ زندہ نامہ، جی ہاں بالکل، زندہ نامہ جو ہے یہی فیض احمد فیض کا ہے، تو آپشن نمبر ڈی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 13۔ اس میں پوچھا گیا ہے مسدس، یہ اس کا پورا نام کیا ہے؟ مسدس حالی ہے، اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مدو جزر اسلام ہے۔ یہ مسدس حالی کا ہی نام ہے، تو کوشچن آپ کے ایگزام میں ایسے ہی پوچھا گیا تھا تو میں نے اس کو ایز اٹ از اتار لیا تھا، لیکن یہ نام کیا ہے؟ مسدس نہیں ہے، مسدس حالی ہے، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ مدو جزر اسلام ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے زبان کی اصلاح، آپشن نمبر بی ہے تنقید کی اصلاح، آپشن نمبر سی ہے قوم کی اصلاح، آپشن نمبر ڈی ہے غزل کی اصلاح۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مسدس حالی، جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہوا ہے، مدو جزر اسلام جو اس کا دوسرا نام ہے، تو اس کا جو موضوع ہے وہ زبان کی اصلاح نہیں ہے، تنقید کی اصلاح بھی نہیں ہے، یہ ہے قوم کی اصلاح۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 14۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ جو خود نوشت ہے وہ کس کی ہے۔ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے جوش، آپشن نمبر بی ہے فراق، آپشن نمبر سی ہے حالی، آپشن نمبر ڈی ہے اختر الایمان۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ اس آباد خرابے میں یہ جو خود نوشت ہے یہ جوش ملیح آبادی کی نہیں ہے، نہ ہی فراق گورکھپوری کی ہے، نہ ہی حالی کی ہے، بلکہ یہ تو اختر الایمان کی ہے۔ تو آپشن نمبر ڈی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 15۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مشرق و مغرب کس کی نظم ہے؟ اب یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تو آپ بتائیے کہ یہ نظم کس کی ہے۔ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے علی سردار جعفری، آپشن نمبر بی ہے اقبال، آپشن نمبر سی ہے جوش، آپشن نمبر ڈی ہے حالی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مشرق و مغرب یہ نظم جو ہے یہ علی سردار جعفری کی ہے، تو آپشن نمبر اے ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو 3 نام اور ہیں ان کی نظم کون سی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال، ان کی نظم ہے رام۔ کیا نظم ہے؟ ان کے نظم کا نام ہے رام۔ جوش ملیح آبادی، انہوں نے جو نظم لکھی ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام۔ حالی، الطاف حسین حالی جو ہیں انہوں نے مناجات بیوہ نظم لکھی۔ کون سی نظم؟ مناجات بیوہ۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 16۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ طلسم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے پریم چند، آپشن نمبر بی ہے کرشن چند، آپشن نمبر سی ہے راجندر سنگھ بیدی، آپشن نمبر ڈی ہے منٹو۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ طلسم خیال جو ہے یہ منشی پریم چند کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کرشن چندر کا ہے، یعنی آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اور کرشن چندر جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شہنشاہ افسانہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شہنشاہ افسانہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یاد رکھ لیجئے گا کہ شہنشاہ افسانہ کون ہے، تو شہنشاہ افسانہ کرشن چندر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 17۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ احتشام حسین کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے علی گڑھ تحریک، آپشن نمبر بی ہے ترقی پسند تحریک، آپشن نمبر سی ہے خلافت تحریک، آپشن نمبر ڈی ہے حلقہ ارباب ذوق۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ احتشام حسین، ان کا جو تعلق ہے یہ علی گڑھ تحریک سے نہیں ہے۔ علی گڑھ تحریک سے تو الطاف حسین حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، سر سید احمد ہیں، تو یہ سب علی گڑھ تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ احتشام حسین، جی ہاں
ये तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एहतिशाम हुसैन, इनके अलावा फैज अहमद फैज जो हैं ये भी तरक्की पसंद तहरीक से ही क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। ये किसका शेर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फानी, ऑप्शन नंबर बी है फिराक, ऑप्शन नंबर सी है फैज, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, अगर आपने उस ट्रिक से याद किया होता तो आप देखिए यहाँ पर भी हमसे ये नेका, इससे पहले जो शेर पूछा गया था वो भी आखिर में नेका ही था। तो हम अगर ऐसे नहीं याद किए होते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये तो फानी का था इससे पहले, अब ये किसका है। तो नेका से हमने आपको रिलेट करके याद करा दिया है कि शुरुआत के अल्फाज कुछ भी हों, अगर हमसे शेर के बारे में पूछे जाएगा कि ये किसने लिखा तो हम लास्ट का देखेंगे, तो लास्ट से हम पहचान लेंगे कि इसको लिखा किसने है। तो यहाँ पर है नेका जो है इसको लिखने वाले फानी बदायूनी है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी, इनके हर शेर के लास्ट में आपको दिखेगा कि जो था, ये फिराक गोरखपुरी जिनका असल नाम क्या है, रघुपति सहाय है, उनके हर शेर के लास्ट में आपको कि जो था दिखेगा। फैज अहमद फैज, इनके हर शेर के लास्ट में आपको होगी दिखेगा। क्या होगी, जैसे सहर होगी, बसर होगी, नजर होगी, तो होगी आएगा तो हम कहेंगे कि इसको फैज अहमद फैज ने लिखा। हसरत मुहानी, इनके हर शेर के लास्ट में आपको तमाम दिखेगा। क्या दिखेगा? तमाम, जैसे चलन तमाम और अंजुमन तमाम, पीरहन तमाम, तो ये तमाम जरूर आएगा आखिर में। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि इकबाल की पैदाइश का सन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1870, ऑप्शन नंबर बी है 1977, ऑप्शन नंबर सी है 1677, ऑप्शन नंबर डी है 1826। तो बताइए कौन सा सही रहने वाले हैं? अल्लामा इकबाल, इनके पैदाइश का जो सन है, ये पैदा हुए थे सन 1877 ईस्वी था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में। और सियालकोट में एक और शायर पैदा हुए, तो उनका नाम आप बताइए जल्दी से। तो जो अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में, इन्हीं के साथ एक और नाम है फैज अहमद फैज का, जो कहाँ पैदा हुए थे? जो कि सियालकोट में पैदा हुए थे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि नाविल किस जबान का लफ्ज है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है अतालवी, ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? नाविल जो उर्दू में इस्तेमाल हम इसका करते हैं, ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है नाविल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरबी नहीं है, इतालवी भी नहीं है, ना ही फारसी है। तो ये हमारे हुआ 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं 2023 में जो हमसे सबसे पहली बार जो मारूजी सवाल पूछा गया था हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर पहला था ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हमको टॉप 100 बनाना है, इसी वजह से हम इसको 21 में डाल रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पहला है 2023 के क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें पूछा गया था कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ, मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है फानी, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? फानी बदायूनी के हर शेर के लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है? नेका दिखेगा। तो यहाँ पर तो नेका है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये फानी बदायूनी ने नहीं लिखा। अल्लामा इकबाल, इनके हर शेर के लास्ट में आपको और भी हैं, क्या दिखेगा? और भी हैं, जैसे सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो और भी हैं ऐसे अल्फाज आएंगे तो हम कहेंगे कि इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं।
अब बात करते हैं फैज अहमद फैज की। तो फैज अहमद फैज के हर शेर के लास्ट में आपको होगी दिखेगा। क्या दिखेगा? होगी। असर होगी, नजर होगी, सहर होगी। अब यहाँ पर आया है कहाँ। तो कहाँ जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में आपको कहाँ दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा शेर है इसको लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि आबरू ने, मिजाह ने, निगह यार ने यारो, बेरुतबा किया तैग को, खंजर को, सना को। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तजनीस, ऑप्शन नंबर बी है तजाद, ऑप्शन नंबर सी है लफ व नश्र, ऑप्शन नंबर डी है हुस्न ताल्लिल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तजनीस के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जिस शेर में या फिर जिस कलाम में 2 ऐसे अल्फाज आए जो या फिर लिखे सेम जाएं या फिर पढ़े सेम जाएं, लेकिन उन 2 अल्फाजों में एक दूसरे से क्या हो, माने जो हैं वो मुख्तलिफ हों, उनके मानों में इख्तिलाफ हो, अलग अलग माने दे रहे हों, तो हम उसको बोलेंगे कि सनाते तजनीस। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या शेर है? गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो ये पहला गले जो है ये गले लगना हुआ, और दूसरा गिले हुआ शिकवे शिकायतें जो होती हैं उसको कहते हैं। तो ये दोनों लिखे और पढ़े कभी कभी सेम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखे सेम गए लेकिन पढ़े अलग जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें माने जो हैं वो इन मानों में इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ माने दे रहे हैं। इसी वजह से इस शेर में सनअत तजनीस पाई गई है। तजाद के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जब किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज आए जो एक दूसरे की जिद हों, यानी एक दूसरे के अपोजिट उल्टा हों, तो हम बोलेंगे कि उसमें सनअत तजाद पाई गई है। जैसे एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। क्या है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहाँ दिन और रात क्या है? एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा हैं। और तो हम क्या कहेंगे कि इस शेर में सनअत तजाद पाई गई है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब आता है लफ व नश्र। लफ व नश्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि लफ के माने होता है लपेटना और नश्र के माने होता है फैलाना। तो पहले इस्तिलाह में इसके माने ये निकलते हैं कि पहले चंद चीजों का जिक्र किया जाए। जैसे यहाँ पर हुआ है आबरू ने, मिजाह ने, निगह यार ने यारो। उसके बाद उसी मुनासबत से फिर उनकी सिफात यानी उनकी खूबी बयान की जाए तो हम उसको सनअत लफ व नश्र बोलते हैं। तो आबरू ने इसी के मुनासबत से बेरुतबा आया, फिर मिजा ने इसी के मुनासबत से तैग आया, निगह ने इसके मुनासबत से खंजर आया, और ने यारो तो ये सना को। तो ये पहले चंद चीजों का जिक्र किया गया है, फिर उसी के मुनासबत ये चीजें बयान की गई है। इसी वजह से हम कहेंगे कि इसमें क्या पाया गया है? इसमें पाया गया है लफ व नश्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हुस्न ताल्लिल, हुस्न ताल्लिल को भी समझ लीजिएगा। हुस्न ताल्लिल जैसे एक शेर है, जब शायर जो हकीकत पर मबनी ना हो, पहले इसकी तारीफ समझिए, इसकी डिफिनेशन क्या होता है, इसको कहते किसको हैं? हुस्न ताल्लिल। हुस्न ताल्लिल जो होता है उसमें शायर ऐसी चीजें बयान करता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होता है, बल्कि जो शेर होता है उसके हुस्न को और ज्यादा निखारने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐसे अल्फाज बढ़ा देता है जिससे उसका शेर और ज्यादा उसमें हुस्न पैदा हो जाए। जैसे एक शेर है कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो इसमें शायर ने बताया है कि जो खुदा के सिपाही थे यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जो साथी थे वो 3 दिन के प्यासे थे, 3 रात के प्यासे थे। और इसी वजह से जो मौजे फुरात की यानी जो लहरें फुरात की उठ रही थी, ऐसे ऐसे करके जो लहरें उठती हैं, आज भी अगर आप देखेंगे तो लहरें उठा करती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन शायर ने क्या बोला कि वो अपना सर पटक रही हैं, कि साहिल से सर पटकती हैं मौजे फुरात की। तो ये अपना सर नहीं पटक रही थी, लेकिन यहाँ पर शायर ने इस शेर के हुस्न को और बढ़ाने के लिए इसमें ऐसी चीजें बयान की है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। ऐसे शेर को हम क्या बोलते हैं? हुस्न ताल्लिल बोलते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ।
अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि फानी का पूरा नाम क्या है। फानी बदायूनी नहीं कहिएगा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इनका नाम क्या है, फानी बदायूनी। तो इनका पूरा नाम से मुराद है कि इनका असल नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अली सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल सलाम, ऑप्शन नंबर डी है फजलुल हसन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अली सिकंदर। अली सिकंदर किसका नाम है? अभी मैंने आपको बताया था कि अली सिकंदर ये तो नाम है जिगर मुरादाबादी का। किसका नाम है? जिगर मुरादाबादी इनका नाम, असल नाम अली सिकंदर है। तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। शौकत अली। शौकत अली खां जो है यही नाम तो है फानी बदायूनी का। जी हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल सलाम नहीं है। फजलुल हसन ये भी किसी शायर का नाम है। किसका है? तो इसको याद रखिएगा कि फजलुल हसन ये नाम है हसरत मुहानी का। किसका नाम है? हसरत मुहानी का असल नाम या पूरा नाम है सैयद फजलुल हसन। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि मिर्जा नूशा किसका लक़ब था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दाग, ऑप्शन नंबर बी है जोक, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है मोमिन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मिर्जा नूशा या फिर दूल्हा बाबू। क्या नाम था? दूल्हा बाबू ये लक़ब था। किसका था आपको बताना है। तो ये दाग देहलवी का नहीं था, ना ही जोक का था। ये लक़ब था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों था इसको भी तो हम समझेंगे, जानेंगे, बिल्कुल जानना जरूरी है। मिर्जा नौशा और दूल्हा बाबू ये लक़ब था गालिब का। तो देखिए गालिब जो थे, मिर्जा गालिब, ये पैदा हुए थे अकबराबाद में, जिसका आज के दौर में हम किस नाम से जानते हैं? आगरा के नाम से जानते हैं। और ये गालिब पैदा हुए थे आगरा में और इनकी शादी हुई थी दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। तो ये शादी के बाद दिल्ली में रहने लगे थे। इसी वजह से जो दिल्ली के लोग थे वो मिर्जा गालिब को मिर्जा नूशा या फिर दूल्हा बाबू के लक़ब से पुकारते थे। मिर्जा गालिब जो थे इनकी जिंदगी बहुत ही मुफलिसी में गुजरी। इन्होंने कभी अपने रहने के लिए घर नहीं खरीदा, ये हमेशा किराए के घर पे रहते थे। ये जो किताबें पढ़ते थे वो भी इनके दोस्तों की होती थी या फिर ये किराए पर ही लेते थे, उससे ही पढ़ते थे। और ये मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर भी हैं और खुतूत निगार दोनों हैं। मिर्जा गालिब। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि काफिया किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, ऑप्शन नंबर सी है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, ऑप्शन नंबर डी है रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज और दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको कट करिएगा। वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो इसको हम रदीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदीफ। और रदीफ से ही हम लोगों ने शायर को जोड़कर रिलेट करके ही याद रखा है, इसको भी याद रखिएगा जिससे आप नहीं भूलें। ये रदीफ और काफिया में डिफरेंस आप समझ पाएं कि होता क्या है। जैसे एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि सितारों से आगे जहां और भी है। क्या है? सितारों से आगे जहां और भी हैं। दूसरा मिसरा है कि अभी इश्क के इम्तिहान। मैं पूरा ना लिखकर जितना आपको समझाना है, जितने से आप समझ जाएंगे उतना मैं लिख रही हूँ, क्योंकि रदीफ और काफिया मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और भी हैं, तो ये और भी हैं, और भी हैं, इसको क्या बोला गया है कि वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, यानी वो बार बार आए, तो उसको हम रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। और रदीफ से ही रिलेट करके हमने शेर को, जो शायर हैं उनसे उनको याद रखा है। इससे भी आप नहीं भूलेंगे कि रदीफ और काफिया किसे कहते हैं। तो रदीफ से ही हमने याद किया है। जैसे और भी हैं, कहाँ, और क्या है, होगी, कि, जो था, ये सब क्या है? रदीफ है। इसी से हमने शायर को जोड़कर रिलेट करके याद रखा है। इसके बाद आता है काफिया। काफिया जो होता है ये रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज होता है। जैसे यहाँ पर जहां और इम्तिहान, ये
ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके अल्फाज जो होते हैं ये बदले हुए होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम आवाज होते हैं, यानी मिलते जुलते आवाज होती है। जैसे जहां, इम्तिहान, तो ये एक जैसे नहीं है, लेकिन अल्फाज अलग हैं, बदले हुए हैं, लेकिन आवाज मिलते जुलते हैं। जब हम इनको बोलेंगे तो मिलते जुलते अल्फाज रहेंगे, जहां, इम्तिहान। तो इसी को हम काफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को हम काफिया कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि मतला किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है गजल के आखिरी शेर को, ऑप्शन नंबर बी है नज्म के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर सी है गजल के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर डी है नज्म के आखिरी शेर को। तो देखिए, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, ये सब किस में आते हैं? ये नज्म में नहीं आते हैं, ये सब तो गजल में आते हैं। तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएंगे। अब बात आता है इन दोनों में आपको पहचानना है कि मतला किसे कहते हैं। तो गजल के आखिरी शेर को हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको कट करें, ऐसे लिखें अब, मक्ता। ये क्या होता है? ये गजल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना छोटा नाम, जिसे हम तखल्लुस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। जिस शेर के लास्ट में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, छोटा नाम इस्तेमाल करता है, उस शेर को हम मक्ता बोलते हैं, और वो गजल का आखिरी शेर भी होता है। इसी तरह जो गजल के पहले शेर होता है, गजल का पहला शेर जो है, ये हमारा कहलाता है मतला। और मतला के लिए क्या जरूरी है? मतला के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक ये कि वो गजल का पहला शेर हो, दूसरा ये कि उसमें रदीफ हो, तीसरा ये कि इसमें काफिया हो, यानी वो हम रदीफ और हम काफिया हो। तो और वो गजल का पहला शेर भी हो तो हम उसको मतला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है लफ्ज शीशा की जमा क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अशाश, ऑप्शन नंबर बी है शीशे, ऑप्शन नंबर सी है शीशियां, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शीशा, इसकी जमा अशाश नहीं होता है, ना ही शीशियां होता है, ना ही इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक है। तो शीशे जो है ये लफ्ज जमा है शीशे, शीशा का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि मुहावरा 100 सुनार की 1 लोहार की। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे ही था, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया है कि क्या माने हैं। तो ये पहली बात, तो ये मुहावरा नहीं है, लेकिन पूछा गया था तो मैंने लिख लिया। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि मुहावरा वो होता है जिस जुमले के आखिर में नू अलिफ जबर ना नजर आए। तो यहाँ पर नू अलिफ जबर ना है नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कहावत कहलाएगा, या फिर हम इसको जरबुल मिस्ल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जरबुल मिस्ल है और इसको कहावत भी कहते हैं। तो कहावत है ये कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें गलतियां होती हैं, तो ये ऐसी गलती है। इसके माने हैं सख्त जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी है कि किसी को एक बार आजमाना, ऑप्शन नंबर सी है साफ बात करना, ऑप्शन नंबर डी है गाफिल नुकसान में रहता है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। 100 सोनार की 1 लोहार की, तो इसके जो माने होंगे, किसी को एक बार आजमाना नहीं होगा, ना ही साफ बात करना होगा, ना ही गाफिल नुकसान में रहता है। इसका सही जवाब जो होगा वो सख्त जवाब देना होगा। क्या होगा? 100 सोनार की 1 लोहार की, सख्त जवाब देना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको चूज कर रहे हैं, लेकिन इसका सही माने ये नहीं होगा कि सख्त जवाब देना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है उमराव जान अदा का ताल्लुक किस तरह की फिजा से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अमराय लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है शरफाए लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है तवाइफे, ऑप्शन नंबर डी है नवाबीन अवध। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उमराव जान अदा जो है इसका ताल्लुक किस तरह की फिजा से है, तो ये अमराय लखनऊ नहीं है, ना ही शरफाए लखनऊ है, बल्कि इसमें तो तवाइफे का जिक्र किया गया है। तवाइफे हैं। ये किस तरह की फिजा से ताल्लुक है इसका, उमराव जान अदा का? तो तवाइफे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि शहादत
किस सिनफ का जुज़ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कसीदा, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी है रुबाई। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शहादत, ये जो जुज़ होता है ये किसके जुज़ है? ये कसीदा के तो है नहीं। कसीदा के हम लोगों ने 4 जुज़ जाने, कौन कौन से थे? तो पहला जुज़ था जो तशबीब, दूसरा क्या था गुरेज, तीसरा था मद्दाह या मजम्मत, और चौथा था हुस्न तलब या फिर दुआ। तो ये तो है नहीं शहादत। शहादत जो होता है ये तो मर्सिया का जुज़ है। किसका जुज़ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मसनवी और रुबाई का कोई जुज़ नहीं होता। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है शोला व शबनम किसका मजमुआ कलाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है दर्द, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शोला व शबनम ये अल्ताफ हुसैन हाली का मजमुआ कलाम नहीं है, ना ही ख्वाजा मीर दर्द का है, बल्कि ये कलाम जो है वो है जोश मलिहाबादी का, जिनका असल नाम क्या है? जोश मलिहाबादी, जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असगर गोंडवी का भी नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि आशफता बयानी मेरी क्या है? आशफता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है पतरस बुखारी, ऑप्शन नंबर बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णचंद्र। ये चंद नहीं चंद्र होना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद होते हैं और कृष्ण चंद्र होते हैं, बस ये अलग अलग चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आशफता बयानी मेरी ये किसकी खुद नविश्त है? तो ये पतरस बुखारी की नहीं है, ना ही प्रेमचंद की है, ना ही कृष्णचंद्र की है, बल्कि ये तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है तनकीदी जायजे। तनकीदी जायजे किसकी किताब है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है सरसार, ऑप्शन नंबर सी है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल हक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तनकीदी जायजे ये जो किताब है ये एहतिशाम हुसैन की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर तनकीदी जायजे ना लिखकर हमसे तनकीदी इशारे सिर्फ इतना करता, एग्जामिनर हमसे क्या पूछता कि तनकीदी इशारे, जायजे नहीं तनकीदी इशारे, तो ये किसकी किताब है? तो अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो तनकीदी जायजे जो है ये एहतिशाम हुसैन का है, और तनकीदी इशारे ये है आल अहमद सुरूर का लिखा हुआ, ये उनकी किताब है आल अहमद सुरूर का। कौन सी किताब है? तनकीदी इशारे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जिगर, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है फिराक, ऑप्शन नंबर डी है फानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। यासियात का इमाम ये जो है जिगर मुरादाबादी को नहीं कहा जाता, असगर गोंडवी को भी नहीं कहा जाता, फिराक गोरखपुरी को भी नहीं कहा जाता। यासियात का इमाम कहा जाता है फानी बदायूनी को, यानी ऑप्शन नंबर ए डी, सॉरी ये ए नहीं है बल्कि ये तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फानी बदायूनी जो हैं इनके यहाँ मौत बहुत ज्यादा अजीज थी, ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे कि जिंदगी में जितने भी दुख परेशानियां हैं उन सब का इलाज क्या है? मौत है। तो इसी सबब से इनको यासियात का इमाम कहा जाता था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है उर्दू की इश्किया शायरी, क्या नाम है? उर्दू की इश्किया शायरी ये किसकी किताब है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फिराक, ऑप्शन नंबर बी है फैज, ऑप्शन नंबर सी है फानी, ऑप्शन नंबर डी है फायज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उर्दू की इश्किया शायरी ये किताब किसकी है? ये फिराक गोरखपुरी की किताब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैज अहमद फैज की नहीं है, फानी बदायूनी की नहीं है, ना ही फायज की है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? मरसिए के जो अज्जाए तरकीबी हैं इसको किसने मुतय्यन किए? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं।
ऑप्शन नंबर ए है मीर खलीक, ऑप्शन नंबर बी है मीर ज़मीर, ऑप्शन नंबर सी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा दबीर। तो ये चारों लोग जो हैं ये मरसिया गो शायर हैं, यानी इन्होंने मरसिया ही लिखा है। लेकिन क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है कि मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं, जैसे कसीदा के अज्जाए तरकीबी हैं, ऐसे मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं, तो जो अज्जाए तरकीबी हैं इसको किसने मुतय्यन किया है? तो आपको बताना है मीर खलीक। ये मीर अनीस के वालिद साहब हैं, इन्होंने नहीं किया, ना ही मीर अनीस ने किया, मिर्ज़ा दबीर ने भी नहीं किया। इसको करने वाले मीर ज़मीर हैं। कौन है? मीर ज़मीर ने ही मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो है उसको मुतय्यन किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है कि हमने छानी है बहुत देर व हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का, ये शेर किस शायर का है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फानी, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है फैज, ऑप्शन नंबर डी है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? ये ने का हमको लगता है ये जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाता है। अगर आप देखेंगे 2024 में भी आपसे यही क्वेश्चन तो पूछा गया था, बशर्ते ये कि ये शेर नहीं था, शेर अलग था, लेकिन हमने ट्रिक से याद रखा है तो हमको पता है कि हमको लास्ट में देखना है, हमको पूरा नहीं देखना है। तो जिस शेर के लास्ट में हमको नेक का नजर आएगा तो हम कहेंगे कि इसको लिखने वाले फानी बदायूनी हैं। तो इससे हम बता सकते हैं। तो 2024 में 2 क्वेश्चन था और 2023 में एक क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला। आगे देखते हैं या नहीं है। तो इस शेर को लिखने वाले कौन है? फानी बदायूनी। दूसरा नाम है इकबाल। इकबाल के हर शेर के लास्ट में हमको और भी है दिखेगा। क्या दिखेगा? और भी है। इसके बाद आता है फैज। फैज अहमद फैज जो है इनके हर शेर के लास्ट में आपको होगी दिखेगा। क्या दिखेगा? होगी। नजर होगी, सहर होगी, बसर होगी, ऐसे अल्फाज आते हैं। असगर गोंडवी। असगर गोंडवी जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में आपको को मैं दिखेगा। क्या दिखेगा? को मैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि मरसिये के लिए कौन सा शायर मशहूर है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है जुरात। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? जो मरसिये के लिए मशहूर शायर हैं उनका नाम मीर दर्द नहीं है, जुरात भी नहीं है, सौदा। ये सौदा कसीदा गो शायर है, ये कसीदा में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर सौदा आएगा तो ये कसीदा, अगर होगा कि कसीदा के लिए कौन सा शायर मशहूर है तब हम कसीदा सौदा लगाते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो ये नहीं है। मीर अनीस, हम सबको पता है कि मीर अनीस जो है ये मरसिया के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत ही मशहूर शायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का सने पैदाइश क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1892, ऑप्शन नंबर बी है 1899, ऑप्शन नंबर सी है 1829, ऑप्शन नंबर डी है 1868। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं इनका सन पैदाइश जो है ये 1892 में है। ये कब पैदा हुए थे? 1892। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनकी वफात कब हुई थी। ये पैदा 1892 में हुए थे और इनकी वफात हुई थी 1977 ईस्वी में। कब हुई थी? 1977। और अगर यहाँ पर 1877 होता तो हम कहते कि ये अल्लामा इकबाल के सन पैदाइश है। तो अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे और 1977 में जो रशीद अहमद सिद्दीकी थे उनकी वफात हुई थी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है कि गजल का हर शेर मानवी एतबार से डॉट 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 कैसा होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मुसलसल होता है, ऑप्शन नंबर बी है मरबूत होता है, ऑप्शन नंबर सी है पेचीदा होता है, ऑप्शन नंबर डी है जुदागाना होता है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? गजल का हर शेर जो होता है ये मानवी एतबार से मुसलसल नहीं होता, मरबूत भी नहीं होता, पेचीदा भी नहीं होता, बल्कि जुदागाना होता है। हर शेर में जो शायर होता है एक शेर में कोई बात होती, अगले शेर में दूसरी बात होती है। जो मुसलसल होता है वो तो नज्म होता है। कौन सा होता है? नज्म का हर शेर एक दूसरे मानवी एतबार से मुसलसल होता है, यानी एक ही मौजू पर पूरी नज्म बयान की जाती है। लेकिन जो गज़ल होता है उसका आप देखेंगे हर शेर
अलग अलग होगा, मानवीय एतबार से जुदा गाना होगा। पहले शेर में कोई बातें होंगी, अगले शेर में कोई और चीज किसी और टॉपिक पर जिक्र किया जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिया जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहला जो सेट था वो 2024 का था, दूसरा जो सेट था ये आपका 2023 का था। तो 2023 में पहली बार ही मारूजी सवालात पूछे गए थे 20, और फिर 2024 में आया, अब 2025 में भी आएगा। तो कौन कौन सा है जो आ सकता है उसको हम समझते हैं, जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 40 क्वेश्चन ही किया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद भी आ रही हों। अगर पसंद आ रही हों तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, आज पहला रोज़ा है और मैं रोज़ा रख कर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं मैं उनको सॉल्व कराऊँ। क्योंकि मैंने इंटर वालों के लिए कराया था, हाई स्कूल वालों के लिए तो मॉडल पेपर करा ही दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो मारूसी सवालात हैं, उन पर आप चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा मेरे हौसला अफजाई करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में अभी तक आए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि हयाते जावेद किसकी किताब है या किसकी तसनीफ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है फानी, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। हयाते जावेद ये जो तसनीफ है ये किसकी है, तो ये अल्लामा इकबाल की नहीं है, फानी बदायूनी की भी नहीं है, ना ही हसरत मुहानी की है, बल्कि ये तो हाली की है, जिनका पूरा नाम क्या है, अल्ताफ हुसैन हाली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हयाते जावेद सिर्फ यही किताब नहीं है, हयाते सादी, इनकी कई किताबें जो मशहूर हैं उनको आप याद रखिएगा। हयाते सादी ये इनकी पहली सवाने उमरी है, हयाते सादी। दूसरी है हयाते जावेद। तीसरी जो किताब है उसका नाम क्या है, यादगार गालिब। क्या नाम है, यादगार गालिब। तो ये मशहूर किताबें हैं अल्ताफ हुसैन हाली की। इसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया है कि रोशन जमाल याद से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है हसरत, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। जो इस शेर को अगर आप गौर से देखेंगे और लास्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या आया है लास्ट में, तमाम। हाली जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में हमको कहाँ नजर आता है, हमने ऐसे तो याद रखा है, हाली को कहाँ से याद रखा है, रिलेट करके याद रखा है। अल्ताफ हुसैन हाली के हर शेर के लास्ट में हमको कहाँ दिखेगा, तो यहाँ कहाँ नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे। हसरत, हसरत मुहानी, जी हाँ, हसरत मुहानी के ही हर शेर के लास्ट में हमको तमाम दिखेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकबाल, इकबाल जो है इनके हर शेर के लास्ट में हमको और भी हैं दिखेगा। क्या दिखेगा, और भी हैं। फैज अहमद फैज जो है इनके हर शेर के लास्ट में हमको होगी दिखेगा। क्या दिखेगा, होगी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है काशाना, काशाना के क्या माने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कोना, ऑप्शन नंबर बी है एक होना, ऑप्शन नंबर सी है मकान, ऑप्शन नंबर डी है मंजिल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। काशाना के माने होता है कोना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक होना, मकान, मंजिल ये सब नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है नज्म, नज्म का नाम है नई तहजीब। तो नई तहजीब का शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर डी है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। नई तहजीब, इसको लिखने वाले जो हैं उन शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकबाल, इकबाल ने तो नज्म लिखी है राम। कौन सी नज्म लिखी है, राम। नज़ीर अकबराबादी, उन्होंने एक नज्म लिखी है जिसका नाम है रोटी नामा। क्या नाम है, रोटी नामा। असगर गोंडवी, असगर गोंडवी ये नज्म
नहीं लिखा है इन्होंने गज़ल लिखा है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है कि सुबह होती है शाम होती है, क्या है? सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनात पाई गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीह, ऑप्शन नंबर बी है तजाद, ऑप्शन नंबर सी है इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर डी है तजनीस। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। इस शेर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इस शेर में सुबह और शाम जो कि एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे कि इस शेर में सनत तजाद पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है 46, सॉरी 45 तो कर चुके हैं, 46 में है कि मुंदरजा झेल में से कौन मर्सिया के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या लफ्ज है? नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीब, ऑप्शन नंबर बी है चेहरा, ऑप्शन नंबर सी है रुखसत, ऑप्शन नंबर डी है शहादत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। यहाँ पर मर्सिया पूछा गया है, कसीदा नहीं मर्सिया है। तो तशबीब जो है ये किसका जुज है? ये तो कसीदा का जुज है। किसका जुज है? कसीदा का ये पहला जुज है हमारा तशबीब। तो बस यही तो सही होगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया है कि नहीं है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाए, सही हो जाएगा, क्योंकि गलत हमको बताना था। चेहरा ये मर्सिया का जुज है, रुखसत ये मर्सिया का जुज है, शहादत ये भी मर्सिया का जुज है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है मुहावरा दांत खट्टे करना का क्या मतलब है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है भेद खुलना, ऑप्शन नंबर बी है हरा देना, ऑप्शन नंबर सी है खत्म हो जाना, ऑप्शन नंबर डी है जोश होना, खुश होना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मुहावरा दांत खट्टे करना, इसका मतलब जो है भेद खुलना नहीं होता है, खत्म हो जाना भी नहीं होता है, ना ही खुश होना होता है। इसका मतलब होता है हरा देना या फिर शिकस्त देना। शिकस्त देना यानी हरा देना, एक ही बात है। तो दांत खट्टे करना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है शाद का पूरा नाम क्या है, या फिर शाद अजीमाबादी जो हैं, जिनको हम शाद अजीमाबादी के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी है शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी है अनवर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है वली मोहम्मद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अली मोहम्मद, शाद अजीमाबादी का असल नाम अली मोहम्मद ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शौकत अली ये तो फानी बदायूनी का नाम है। किसका नाम है? फानी बदायूनी का। अनवर हुसैन, अनवर हुसैन जो है ये नाम है आरजू लखनवी का। इसका नाम है आरजू लखनवी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनका असल नाम है अनवर हुसैन। वली मोहम्मद, ये अली मोहम्मद और वली मोहम्मद में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वली मोहम्मद किसका नाम है? ये नाम है नज़ीर अकबराबादी का। किसका नाम है? नज़ीर अकबराबादी का नाम है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है गरम कोट का ताल्लुक किस सिनफ से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अफसाना, ऑप्शन नंबर बी है नाविल, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। गरम कोट ये एक अफसाना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाविल नहीं है, ना ही इंशाइया है, ना ही नज्म है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि बांगे दरा, क्या नाम है? बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है जिगर, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। बांगे दरा ये शेरी मजमुआ फैज अहमद फैज का नहीं है, ये शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अल्लामा इकबाल जो हैं, इनके टोटल 4 शेरी मजमुए हैं। कितने हैं? 4 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन से हैं तो सबको जानते हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है बांगे दरा, जो इसमें दिया गया है। नंबर दूसरे पर आता है बांगे दरा, फिर दूसरा है बाले जिब्रील। क्या नाम है? बाले जिब्रील, बाले जिब्रील। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है जरबे कलीम, जरबे कलीम। और चौथा नाम जो है, इनके चारों शेरी मजमुए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इर्मिगान हिजाज, इर्मिगान हिजाज। ये टोटल 4 शेरी मजमुए किसके हैं? अल्लामा इकबाल के हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51।
اس میں پوچھا گیا ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے 1946، آپشن نمبر بی ہے 1936، آپشن نمبر سی ہے 1920، آپشن نمبر ڈی ہے 1800۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا آغاز 1946 میں نہیں 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اور ترقی پسند تحریک سے جو فیض احمد فیض ہیں ان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سید احتشام حسین ہیں ان کا تعلق ہے ترقی پسند تحریک سے۔ 1920 میں نہیں ہوا تھا، 1800 عیسوی میں تو جو کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج ہے وہ قائم ہوا تھا، سن 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 52۔ اس میں پوچھا گیا ہے مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے اقبال، آپشن نمبر بی ہے جوش، آپشن نمبر سی ہے فیض، آپشن نمبر ڈی ہے حالی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری یہ علامہ اقبال نے نہیں لکھا، نہ ہی جوش ملیح آبادی نے لکھا، نہ ہی فیض احمد فیض نے لکھا، اس کو لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں۔ تو آپشن نمبر ڈی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 53۔ اس میں پوچھا گیا ہے شہادت کس صنف کا جز ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے قصیدہ، آپشن نمبر بی ہے مرثیہ، آپشن نمبر سی ہے مثنوی، آپشن نمبر ڈی ہے رباعی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ شہادت تو ہم کو پتا ہے کیونکہ مرثیہ کے لفظی معنی رسا، مرثیہ رسا لفظ سے بنا ہوا ہے اور رسا کے لفظی معنی ہوتا ہے رونا یا پھر ماتم کرنا۔ تو شہادت کہاں ہوگا؟ یہ تو مرثیہ میں ہوگا۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 54۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مرزا نوشا کس کا لقب ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے داغ، آپشن نمبر بی ہے ذوق، آپشن نمبر سی ہے غالب، آپشن نمبر ڈی ہے مومن۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مرزا نوشا یا پھر دولہا بابو، یہ لقب جو ہے یہ داغ دہلوی کا نہیں ہے، ذوق کا بھی نہیں ہے، یہ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 55۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ میر تقی میر کی تاریخ وفات کیا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے 1801، آپشن نمبر بی ہے 1875، آپشن نمبر سی ہے 1810، آپشن نمبر ڈی ہے 1800۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ میر تقی میر جو ہیں ان کی تاریخ وفات، ان کی وفات ہوئی تھی وہ تھا سن 1801 نہیں تھا بلکہ 1810 عیسوی تھا۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اور کہاں تھا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ میر تقی میر جو ہیں ان کی وفات کہاں ہے ہوئی تھی یا پھر یہ دفن کہاں کیے گئے تھے؟ تو میر تقی میر جو ہیں یہ لکھنؤ میں دفن کیے گئے تھے۔ اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے آگرہ میں، جس کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، پھر جب وہاں دہلی میں جب تباہی آئی، جو احمد شاہ ابدالی تھا اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی دہلی میں، اسی وجہ سے جو دہلی کے لوگ تھے وہ ہجرت کر کر کے الگ جگہ پر جانے لگے اور یہ میر تقی میر لکھنؤ آ گئے اور پھر جب یہاں آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کب آئے تھے؟ تو یہ نواب آصف الدولہ کے دور میں، یعنی اس وقت یہ آئے تھے، دہلی سے لکھنؤ آئے تھے۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا اس کوشچن کے حساب سے صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 56۔ اس میں پوچھا گیا ہے دیا شنکر نسیم کس صنف سخن کے شاعر ہیں؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مثنوی، آپشن نمبر بی ہے مرثیہ، آپشن نمبر سی ہے قصیدہ، آپشن نمبر ڈی ہے نظم۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ دیا شنکر نسیم انہوں نے لکھا ہے گلزار نسیم، کافی مشہور رہا ہے گلزار نسیم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مثنوی ہے۔ تو یہ مثنوی میں ہی کافی مشہور ہیں۔ تو کس صنف سخن کے شاعر ہیں؟ تو یہ گلزار نسیم انہوں نے لکھا ہے جو کہ ایک مثنوی ہے، تو یہ مثنوی صنف سخن کے شاعر ہیں۔ تو آپشن نمبر اے ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 57۔ میں پوچھا گیا ہے نشاط روح کس کی تصنیف ہے؟ یعنی نشاط روح جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے حالی، آپشن نمبر بی ہے اصغر، آپشن نمبر سی ہے فانی، آپشن نمبر ڈی ہے جوش۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ نشاط روح یہ تصنیف الطاف حسین حالی کی نہیں ہے بلکہ اس کو لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے اصغر گونڈوی۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔
اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 58۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ روٹی نامہ کس شاعر کی نظم ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے اکبر الہ آبادی، آپشن نمبر بی ہے نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر سی ہے علی سردار جعفری، آپشن نمبر ڈی ہے عبدالحق۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ روٹی نامہ یہ اکبر الہ آبادی نے نہیں لکھا، انہوں نے جو نظم لکھی ہے اس کا نام ہے نئی تہذیب۔ کیا نام ہے؟ نئی تہذیب۔ اس نظم کو لکھنے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ اور اکبر الہ آبادی کے بارے میں ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ سر سید احمد کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ہیں۔ یہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جنہوں نے بنائی ہے، جس کی بنیاد ڈالی ہے سر سید احمد خان، تو ان کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ وہ یہی تھے، اکبر الہ آبادی۔ انہوں نے نظم لکھی ہے نئی تہذیب۔ اور روٹی نامہ جو کوشچن ہم سے پوچھا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی نے ہی روٹی نامہ نظم لکھا ہے۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 59۔ اس میں پوچھا گیا ہے غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مطلع، آپشن نمبر بی ہے ردیف، آپشن نمبر سی ہے مقطع، آپشن نمبر ڈی ہے قافیہ۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مطلع۔ مطلع یہ تو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، یہ غزل کا آخری شعر نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شاعر اپنا تخلص، جس کو ہم چھوٹا نام تخلص بولتے ہیں، اس کا استعمال وہ شعر کے آخر میں کرتا ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے وہی اسی میں وہ تخلص کا استعمال کرتا ہے، تو اسی کو ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ردیف۔ یہ تو پہلے شعر میں ہوتا ہے، قافیہ بھی پہلے شعر میں ہوتا ہے۔ تو یہ مقطع جو ہوتا ہے یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور اسی میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، چھوٹا نام استعمال کرتا ہے۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 60۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا تھا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مدراس، آپشن نمبر بی ہے حیدرآباد، آپشن نمبر سی ہے کلکتہ، آپشن نمبر ڈی ہے بنگلور۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ فورٹ ولیم کالج یہ مدراس میں نہیں قائم ہوا، نہ ہی حیدرآباد میں، بلکہ یہ تو کلکتہ میں قائم ہوا۔ آپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کب قائم کیا گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، تو یہ سن 1800 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا فورٹ ولیم کالج۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 61۔ اس میں پوچھا گیا ہے ایک چادر میلی سی، کیا نام ہے؟ ایک چادر میلی سی کس کی تصنیف ہے، یعنی اس کو کس نے لکھا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے علامہ اقبال، آپشن نمبر بی ہے راجندر سنگھ بیدی، آپشن نمبر سی ہے حسرت موہانی، آپشن نمبر ڈی ہے الطاف حسین حالی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ جو ایک چادر میلی سی ہے اس کو علامہ اقبال نے نہیں لکھا، بلکہ اس کو لکھنے والے راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 62۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ خدائے سخن کیا ہے؟ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے حالی، آپشن نمبر بی ہے میر، آپشن نمبر سی ہے غالب، آپشن نمبر ڈی ہے حسرت۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ خدائے سخن یہ الطاف حسین حالی کو نہیں کہا جاتا، یہ تو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا، میر تقی میر، یہ ان کا پورا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ میر تقی میر۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 63۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ اردو کی عشقیہ شاعری کس کی کتاب ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے جوش، آپشن نمبر بی ہے فراق، آپشن نمبر سی ہے حالی، آپشن نمبر ڈی ہے اختر الایمان۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ اردو کی عشقیہ شاعری یہ جو کتاب ہے یہ جوش ملیح آبادی کی نہیں ہے، پھر کس کی ہے؟ تو اردو کی عشقیہ شاعری یہ کتاب جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا ہے، جن کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا، حالی نہیں ہوگا نہ ہی اختر الایمان ہوگا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 64۔ اس میں پوچھا گیا ہے شاعر انقلاب کے نام سے کس شاعر کو جانا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے جوش، آپشن نمبر بی ہے مخدوم، آپشن نمبر سی ہے مجاز، آپشن نمبر ڈی ہے سردار جعفری۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ شاعر انقلاب یا پھر شاعر شباب؟ کیا نام ہے؟ شاعر شباب۔ تو یہ کسے کہا جاتا ہے؟
इस नाम से जो जोश मलिहाबादी हैं उनको कहा जाता है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम एक नज्म को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है हाली का सन पैदाइश क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1878, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1810, ऑप्शन नंबर डी है 1837। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। हाली जो हैं इनके सन पैदाइश 1878 नहीं है, 1875 भी नहीं है, 1810। ये तो मीर तकी मीर की वफात हुई थी 1837। जी हाँ, 1837 में ही हाली अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका पूरा नाम है, उनकी पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें पूछा गया है मरने पर खूबियां बयान की जाती है किसमें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी में, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया में, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा में, ऑप्शन नंबर डी है नज्म में। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मरने पर जो खूबियां बयान की जाती है, उनकी खुसूसियात बयान करके रोया जाता है, गम किया जाता है, अफसोस किया जाता है, तो ये किस में होता है। तो ये मसनवी में, कसीदा में, नज्म में, इन सब में तो होता नहीं है। हम सबको पता है ये तो मरसिया में होता है, क्योंकि मरसिया के लफ्जी माने ही रोना या फिर मातम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इसमें पूछा गया है हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत। तो वतन से मोहब्बत किस शायर के यहाँ बदरजा उत्तम पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं अल्लामा इकबाल, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन ये जो है हुब्बुल वतनी इनके यहाँ सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती, ये नहीं बताया गया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो हैं ये पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, ये हिंदुस्तान के कौमी शायर नहीं है। ये बहुत बड़े शायर थे, लेकिन ये पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। तो ये जो सही नाम होगा वो होगा चकबस्त। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जो हैं उनके यहाँ हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इसमें पूछा गया है किस सिनफ में माफूकुल फितरत अनासिर की भरमार रहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नज्म, ऑप्शन नंबर बी है गजल, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है दास्तान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। माफूकुल फितरत अनासिर ये होता क्या है, पहले इसको तो समझिए। माफूकुल फितरत अनासिर जो होता है इससे माने होता है ऐसी चीजें जो हकीकत पर ना हो, जैसे जादुई चीजें हों, जैसे उड़ने वाला घोड़ा हो और परियां हो, शहजादा हो और बादशाह हो, जिन हो, भूत हो, ऐसी चीजें बयान की जाती हैं, उनको हम माफूकुल फितरत अनासिर कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किस में होता है। ये नज्म में तो नहीं होता है, गजल में तो औरतों से होता है, महबूब की बातें बयान की जाती है, कसीदा में तो किसी की भी तारीफ या फिर बुराई की जाती है, उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं कोई जिन आए, परियां आए, या फिर उड़ने वाला कोई उड़न खटोला हो, या जादुई कोई घोड़ा उड़ रहा हो, या कोई शहजादा हो। ऐसी चीजें नहीं होती हैं कसीदा में। किसी की तारीफ होती है या किसी की बुराई होती है, फिर अपना जो शायर का मतलब होता है वो बयान कर देता है, बस हो जाता है कसीदा। तो माफूकुल फितरत अनासिर जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है दास्तान में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें पूछा गया है रेख्ता के क्या माने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कबूल करना, ऑप्शन नंबर बी है गिरफ्तार करना, ऑप्शन नंबर सी है जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर डी है टूटा फूटा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। रेख्ता जिसे हम आज के दौर में उर्दू कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उर्दू जबान, ये उर्दू इसका नाम बहुत बाद में पड़ा, इसको पहले रेख्ता, ये उर्दू का ही पुराना नाम रेख्ता है। और इसके अलग कई कई नाम थे, जैसे ये जहाँ बोली जाती थी वहाँ के लोग इसको उसी नाम से बुलाने लगते थे। जैसे गुजरात में बोली जाती थी तो उसको गुजराती कहा जाता था, दिल्ली में बोला जाता था तो इसको देहलवी कहा जाता था, और दक्कन में बोला जाता था तो इसको दक्कनी कहा जाता था। तो ये उर्दू के अलग अलग नाम हैं। तो रेख्ता भी उन्हीं में से एक नाम रेख्ता है, ये उर्दू का ही पहले का नाम है। तो इसके जो माने हैं, ये कबूल करना नहीं है, ना ही गिरफ्तार करना है, ना ही जुड़ा हुआ, इसके माने हैं रेख्ता के माने टूटा फूटा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70
اس میں پوچھا گیا ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، مندرجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے اقبال، آپشن نمبر بی ہے حسرت، آپشن نمبر سی ہے حالی، آپشن نمبر ڈی ہے فانی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ تو ہم اس شعر کے لاسٹ میں دیکھیں گے اور ہم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیوانے کا، یعنی کہ نے کا۔ تو علامہ اقبال کو ہم نے کیسے یاد کیا ہے؟ اور بھی ہیں، کیا ہے؟ جس شعر کے لاسٹ میں ہم کو اور بھی ہیں دکھے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کو علامہ اقبال نے لکھا۔ تو یہاں ایسے تو کچھ ہے نہیں، تو ہم اس کو کٹ کر دیں گے۔ پھر آتا ہے حسرت، حسرت موہانی جو ہیں، اس کو کٹ کریں، ایسے اب دکھ رہا ہے آپ کو حسرت موہانی جو ہیں، ان کے ہر شعر کے لاسٹ میں آپ کو تمام دکھے گا، تبھی ہم کہیں گے کہ اس کو حسرت موہانی نے لکھا۔ تو یہاں پر تمام نہیں ہے تو اس کو کٹ کر دیں گے۔ حالی کے ہر شعر کے لاسٹ میں آپ کو کہاں دکھے گا، کیا ہوگا؟ کہاں۔ تو یہاں پر کہاں بھی نہیں ہے تو یہ بھی کٹ ہو گیا۔ اب جو بچا بس وہی تو صحیح ہے۔ تو ہاں بالکل فانی بدایونی نے ہی تو اس شعر کو لکھا ہے، چونکہ یہاں پر نے کا ہے۔ تو آپشن نمبر ڈی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 71۔ اس میں پوچھا گیا ہے ابن الوقت، ابن الوقت کس کی تصنیف ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے اختر الایمان، آپشن نمبر بی ہے احتشام حسین، آپشن نمبر سی ہے نذیر احمد، آپشن نمبر ڈی ہے سر سید احمد خان۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ ابن الوقت یہ جو ہے تصنیف، یہ اختر الایمان نے نہیں لکھا، نہ ہی احتشام حسین نے لکھا۔ تو اس کو کس نے لکھا؟ اس کو لکھنے والے ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 72۔ اس میں پوچھا گیا ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کیا ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مولانا حالی، آپشن نمبر بی ہے رشید احمد صدیقی، آپشن نمبر سی ہے مرزا غالب، آپشن نمبر ڈی ہے حسرت موہانی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ مولانا حالی نے نہیں کہا بلکہ رشید احمد صدیقی جو تھے انہوں نے ہی کہا تھا۔ تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 73۔ اس میں پوچھا گیا ہے عالم میں آج ہے، عالم میں آج یارو ہے بے بسی کا عالم، درجہ بالا کلام میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے تشبیہ، آپشن نمبر بی ہے تضاد، آپشن نمبر سی ہے تلمیح، آپشن نمبر ڈی ہے تجنیس۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ عالم، پھر سے آیا یہاں پر عالم، تو عالم میں آج یارو ہے بے بسی کا عالم، اس کا معنی کیا ہے؟ عالم، پہلے عالم کا مطلب ہے دنیا، کیا ہے؟ دنیا۔ دوسرا عالم جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو دوسرے عالم کا مطلب ہے حالت، یا پھر ہم اس کو کیفیت بول سکتے ہیں، کیا ہے؟ کیفیت۔ تو حالت یا کیفیت، یہ دوسرے عالم کا مطلب ہے۔ تو یہ 2 عالم ہیں یہاں پر۔ اب ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جس شعر میں کوئی ایسا کلام یا شعر ہو جس میں 2 ایسے الفاظ آئیں جو لکھے یا پھر پڑھے سیم جائیں، لیکن ان میں کیا ہو؟ ان کے معنوں میں اختلاف ہو، یعنی ان کے معنی مختلف ہوں، الگ الگ نکل کے آ رہے ہوں، تو اس شعر کو یا پھر اس کلام کو ہم صنعت تجنیس بولتے ہیں۔ تو یہاں پر صنعت تجنیس دکھ رہا ہے آپشن نمبر ڈی ہم کو، تو ہم اسی کو کریکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 74۔ اس میں پوچھا گیا ہے شمس العلماء، شمس العلماء کا خطاب کس ادیب کو ملا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے میر تقی میر، آپشن نمبر بی ہے مرزا غالب، آپشن نمبر سی ہے علامہ اقبال، آپشن نمبر ڈی ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ شمس العلماء، یہ میر تقی میر کو اس کا خطاب نہیں ملا، مرزا غالب کو بھی نہیں ملا۔ علامہ اقبال جو تھے ان کو جب سر کا خطاب، کس خطاب؟ یہ سر کا خطاب علامہ اقبال کو مل رہا تھا، یہ کس کی طرف سے مل رہا تھا؟ تو حکومت برطانیہ یعنی برٹن سرکار کی طرف سے مل رہا تھا۔ تو علامہ اقبال نے اس خطاب کو لینے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو میرے استاد یعنی ان کے بچپن کے استاد تھے میر حسن، تو کہا پہلے میرے
जो उस्ताद हैं, बचपन के उस्ताद, उनको शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, उसके बाद ही मैं इस सर का खिताब लूँगा। तो इनके फिर इस फरमाइश को पूरी की गई और इनके जो बचपन के उस्ताद मीर हसन थे उनको शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने सर का खिताब लिया। तो ये अल्लामा इकबाल को शमसुल उलमा का खिताब नहीं मिला, इनके उस्ताद को मिला था, तो ये भी नाम कट जाएगा। इसके बाद अब जो बचा वही तो सही होगा। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस सन में हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1877, ऑप्शन नंबर बी है 1938, ऑप्शन नंबर सी है 1934, ऑप्शन नंबर डी है 1936। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अल्लामा इकबाल जो हैं इनका पैदाइश के बारे में हम जानते हैं कि ये 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट, पंजाब में पैदा हुए थे 1877 में। लेकिन यहाँ पर इंतकाल नहीं पूछा गया, यहाँ पर हमसे यहाँ पर पैदाइश नहीं पूछा गया, यहाँ पर इंतकाल पूछा गया है। ये पैदाइश की बात है तो ये इस वजह से कट जाएगा, क्योंकि ये पैदाइश मैं आपको बता रही हूँ 1870 में इनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन यहाँ पर इंतकाल पूछा गया है, तो इंतकाल इनका हुआ था सन 1938 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है रज्ज का ताल्लुक किस सिनफ के अज्जाए तरकीबी से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है गज़ल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। गज़ल और मसनवी के कोई भी अज्जाए तरकीबी नहीं होते, तो इन दोनों ऑप्शन को आप कट करिए। अब उसके बाद आप बताइए कि कौन सा सही होगा। कसीदा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसके टोटल 4 जुज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर आता है तशबीब, दूसरा आता है गुरेज, रज्ज नहीं गुरेज, गुरेज जिसके माने हटना होता है। तो तशबीब, गुरेज, मद्दाह या मजम्मत और हुस्न तलब या फिर दुआ। तो ये कसीदा के जुज़ हैं। अब जो बचा वही तो सही होगा। तो ये हमारा मरसिया का जुज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मरसिया के टोटल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मरसिया में सबसे पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं चेहरा या फिर तमहीद। चेहरा या फिर तमहीद। दूसरा होता है सरापा, तीसरा होता है रुखसत और चौथा होता है आमद, पांचवा होता है रज्ज जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है रज्ज। फिर छठा होता है जंग और सातवां होता है शहादत और आठवां होता है बैन। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा गया है नई दुनिया को सलाम। नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। नई दुनिया को सलाम ये अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा, बल्कि इसको लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। और नई दुनिया को सलाम इसी के एवज में इनको अवार्ड भी दिया गया था, अवार्ड से भी नवाजा गया था। किसको? अली सरदार जाफरी को, जिन्होंने क्या लिखा है? शायर मशरिक व मगरिब ये नज़्म लिखी है। शायर मशरिक तो वो अल्लामा इकबाल हो गए, लेकिन यहाँ पर अली सरदार जाफरी जो हैं इन्होंने नई दुनिया को सलाम इसको लिखा था, इसी के एवज में इनको अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है सबसे पहला साहिबे दीवान शायर कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर बी है वली दखनी, ऑप्शन नंबर सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी है नुसरती। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उर्दू का सबसे पहला साहिबे दीवान शायर जो है ये मुल्ला वजही नहीं है, ये तो उसी का दरबारी शायर था। वली दखनी भी नहीं है, तो कौन है? ये है नाम कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1896, ऑप्शन नंबर बी है 1890, ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन नंबर डी है 1971। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। जिगर मुरादाबादी ये इनकी पैदाइश 1896 में नहीं बल्कि 1890 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 1960 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। किसकी? जिगर मुरादाबादी की।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा गया है गजल के लफ्जी माने क्या होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है औरतों से बातें करना, ऑप्शन नंबर बी है आदमियों से बातें करना, ऑप्शन नंबर सी है पड़ोसियों से बातें करना, ऑप्शन नंबर डी है खुद से बातें करना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। गजल के जो लफ्जी माने होते हैं वो होते हैं औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है शहंशाए गजल। क्या पूछा गया है? शहंशाए गजल किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर डी है मीर तकी मीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। शहंशाए गजल। अब अगर यहाँ पर शहंशाए अफसाना होता, क्या होता? शहंशाए अफसाना, तो हम क्या कहते हैं कि इसको कृष्णचंद्र को कहा जाता है शहंशाए अफसाना। लेकिन यहाँ पर हमसे शहंशाए गजल पूछा गया है तो हम क्या कहेंगे? वो मीर अनीस नहीं है, मिर्जा गालिब नहीं है, बल्कि ये नाम तो मीर तकी मीर का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा गया है अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गजलों का मजमुआ, ऑप्शन नंबर बी है मरासी का मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी है खुतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर डी है नज़्मों का मजमुआ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनकी गुबार खातिर जो है ये गज़लों का मजमुआ नहीं है, ना ही मरासी यानी कि मरसिया का मजमुआ भी नहीं है, ये खुतूत का मजमुआ है। इसमें बहुत सारे खत ऐड हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा गया है नुस्खाए वफा किस शायर की कुल्लियात का नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज़, ऑप्शन नंबर बी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। नुस्खाए वफा, ये जो कुल्लियात है, ये जो शायर हैं उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया है मतला की बुनियादी पहचान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रदीफ, ऑप्शन नंबर बी है आखिरी शेर, ऑप्शन नंबर सी है ताली, ऑप्शन नंबर डी है दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। तो मतला की बुनियादी पहचान रदीफ, सिर्फ रदीफ अगर होगा तो क्या वो मतला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और आखिरी शेर तो मक्ता का होता है, तो ये भी कट जाएगा। ताली ये भी नहीं है कुछ भी। दोनों मिसरे हम रदीफ व हम काफिया। तो मतला के लिए 3 चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको बता पाएँ कि मतला जो होता है वो गज़ल का पहला शेर होता है और उसमें उसमें काफिया और रदीफ होते हैं, यानी वो हम काफिया व हम रदीफ हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा गया है उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रतन नाथ सरशार, ऑप्शन नंबर बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उर्दू के जो पहले नावल निगार हैं वो रतन नाथ सरशार नहीं है बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का ही मिरातुल उरूस है। क्या नाम है? मिरातुल उरूस। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है चकबस्त का पूरा नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नारायण दास, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिज नारायण, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिज मोहन, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिज दास। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। चकबस्त जो हैं इनका पूरा नाम या असल नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ब्रिज नारायण। और चकबस्त ये एक ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस कभी भी अपने किसी भी शेर में इस्तेमाल नहीं किया। ये जो चकबस्त है ये इनका तखल्लुस है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का। लेकिन अपना इन्होंने किसी भी शेर में जैसे क्या होता है, शायर लोग अपने जो छोटा नाम जिसे हम तखल्लुस बोलते हैं उसका इस्तेमाल अपने शेर के आखिर वाला जो शेर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चकबस्त एक वाहिद ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी भी अपने किसी भी शेर में जो अपना तखल्लुस है उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 87।
इसमें पूछा गया है इनमें से गालिब का मुआसिर शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है मोमिन, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अब यहाँ पर कहना क्या चाहता है शायर, जो एग्जामिनर है हमसे ये पूछ रहा है कि जो गालिब के मुआसिर शायर हैं, तो इसको सही जवाब बताने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि गालिब कब पैदा हुए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने ऑप्शन में नाम दिए गए हैं उनकी पैदाइश याद रखनी हमको ज़रूरी है, जिससे तभी हम बता पाएंगे कि ये किसके मुआसिर शायर हैं। तो गालिब जो हैं ये पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे कि नहीं? बिल्कुल पैदा हुए थे। मीर तकी मीर ये कब पैदा हुए थे? मीर तकी मीर पैदा हुए थे 1723 ईस्वी में। फिर दूसरा नाम यहाँ पर ज़ोक कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1790 ईस्वी में। और फिर तीसरा ऑप्शन है क्या है? मोमिन खां मोमिन पैदा हुए थे सन 1800 ईस्वी में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया कलकत्ता में। उसी सन मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई थी। और हसरत मुहानी जो हैं ये कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1875 ईस्वी में। तो अब आप बताइए कि गालिब जो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनका मुआसिर शायर कौन कहलाएगा? जब इनकी पैदाइश हुई थी तो उसी के आसपास ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा दुरुस्त होगा? तो ये 1797 में पैदा हुए थे, तो 1723 ये तो नहीं होगा, 1790 ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1800 दिया गया है जो कि करीब करीब है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो गालिब के मुआसिर शायर हैं वो कहलाएंगे मोमिन खां मोमिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है दस्ते सबा किसकी नज़मों का मजमुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है फानी, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है फैज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। 88 इसका जो सही जवाब होगा दस्ते सबा। ये जो है ये जोश मलिहाबादी का नहीं है, फानी बदायूनी का नहीं है, गालिब का नहीं है, बल्कि इसको तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा गया है इकबाल को इनमें से कौन सा खिताब मिला? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा, ऑप्शन नंबर बी है शायर मशरिक, ऑप्शन नंबर सी है सर और मुफक्किर इस्लाम, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अल्लामा इकबाल, ये तो हम नाम ही लेते हैं तो कहते हैं अल्लामा इकबाल, तो ये अल्लामा जो खिताब है ये अल्लामा इकबाल को मिला। शायर मशरिक, जी हाँ बिल्कुल, शायर मशरिक के नाम से भी हम अल्लामा इकबाल को जानते हैं। सर, जो कि हुकूमत ब्रितानिया ने इनको इस खिताब से नवाजा था, सर, तो सर और मुफक्किर इस्लाम बिल्कुल इकबाल को कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी दुरुस्त हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। क्या है? ये गाना भी है, लेकिन ये लिखा किसने था? ये एक नज़्म थी, तो ये किसकी नज़्म है? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज़, ऑप्शन नंबर बी है गालिब, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है इकबाल। तो ये जो नज़्म है इसको लिखने वाले कौन है? फैज़ अहमद फैज़ हैं। इसको गाया तो किसी और ने है, लेकिन इसको लिखा किसने है? वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया है गौदान का मरकजी किरदार क्या है? गौदान जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसका मरकजी किरदार क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हूरी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर, ऑप्शन नंबर सी है धनिया, ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए ये चारों किरदार जो है गौदान के हैं। तो यहाँ पर पूछा हमसे मरकजी किरदार गया है ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। गोबर हीरा ये दोनों बेटे होते हैं किसके? हूरी और धनिया के। ये मियाँ बीवी होते हैं, हूरी और धनिया। तो मरकजी किरदार जो है ये हूरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हूरी की मौत कैसे होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो हूरी की मौत होती है लू लगने से। लू जो गर्म हवाएं चलती है गर्मियों के मौसम में, तो उसको ही लू बोलते हैं। तो लू लगने से हूरी की मौत हो जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है कि मिर्ज़ा हादी रुसवा
का اسلوب تحریر کیسا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مسجع و مخفی، آپشن نمبر بی ہے فطری اور سادہ، آپشن نمبر سی ہے پیچیدہ، پر اثر اور دلکش، آپشن نمبر ڈی ہے مفلک اور گنجلک۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا جو ہیں ان کا اسلوب تحریر جو ہے یہ مسجع و مخفی نہیں بلکہ فطری اور سادہ ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 93۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کس شاعر کا انتقال مکان کی چھت سے گر کر ہوا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے مرزا غالب، آپشن نمبر بی ہے مومن، آپشن نمبر سی ہے سودا، آپشن نمبر ڈی ہے مظہر جان جانا۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ تو مرزا غالب کا نہیں بلکہ انہی کے ہم عمر جو تھے مومن خاں مومن، تو مومن خاں مومن کی موت ہوئی تھی اپنے ہی گھر کی سیڑھیوں سے گر کر۔ تو یہ اپنے ہی گھر کے مکان کی چھت سے ان کی موت ہوئی تھی، تو وہ کون تھے؟ مومن خاں مومن۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 94۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ اقبال نے ان شعراء میں سے کس سے اصلاح لی؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے میر درد، آپشن نمبر بی ہے داغ دہلوی، آپشن نمبر سی ہے مرزا غالب، آپشن نمبر ڈی ہے میر امن۔ تو بتائیے کون سا درست رہنے والا ہے؟ علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے میر درد سے نہیں بلکہ داغ دہلوی سے اصلاح لی، اور کیسے لی؟ یہ ڈاک کے ذریعے لی۔ کیسے لی؟ ایسے مل کر نہیں لی بلکہ ڈاک کے ذریعے اصلاح لی۔ کس کے؟ تو یہ استاد کہلاتے ہیں، داغ دہلوی جو ہیں علامہ اقبال کے استاد کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اصلاح لی تھی ان سے، داغ دہلوی سے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر، کوشچن نمبر 95۔ اس میں پوچھا گیا ہے نذیر احمد نے کس کالج میں تعلیم حاصل کی؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے عثمانیہ کالج، آپشن نمبر بی ہے دہلی کالج، آپشن نمبر سی ہے فورٹ ولیم کالج، آپشن نمبر ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ دہلی کالج سے کی ہے۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 96۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ ان میں پریم چند کا کون سا ناول نہیں ہے؟ دھیان سے پڑھیے گا، نہیں لفظ لگا ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے میدان عمل، آپشن نمبر بی ہے گودان، آپشن نمبر سی ہے گبن، آپشن نمبر ڈی ہے جب کھیت جاگے۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ میدان جنگ یہ پریم چند کا ناول ہے، گودان یہ تو بہت زیادہ مشہور رہے ہیں اسی کی وجہ سے، تو یہ بھی ہے، غبن یہ بھی بہت مشہور تھا، جب کھیت جاگے یہ نہیں تھا، کیونکہ یہ 3 تو ہے لیکن ہم سے نہیں پوچھا گیا تو یہ نہیں ہے۔ جب کھیت جاگے تو یہ آخر ہے کس کا؟ یہ بھی تو ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ تو جب کھیت جاگے یہ لکھنے والے ہیں کرشن چندر۔ کون ہے؟ کرشن چندر، جن کو شہنشاہ افسانہ کہا جاتا ہے، کرشن چندر۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 97۔ اس میں پوچھا گیا ہے بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے علامہ اقبال، آپشن نمبر بی ہے عبدالحق، آپشن نمبر سی ہے مولانا آزاد، آپشن نمبر ڈی ہے مولانا حالی۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ بابائے اردو یعنی فادر آف اردو کسے کہتے ہیں؟ تو یہ علامہ اقبال کو نہیں کہتے بلکہ یہ تو مولوی عبدالحق کو کہتے۔ آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اور اب جب بابائے اردو کو بارے میں ہم لوگوں نے جانا تو کیوں نہ آقائے اردو کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ آقائے اردو، تو آقائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو آقائے اردو مولانا محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 98۔ اس میں پوچھا گیا ہے سر سید احمد نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے دلگداز، آپشن نمبر بی ہے آج کل، آپشن نمبر سی ہے نوائے ادب، آپشن نمبر ڈی ہے تہذیب الاخلاق۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ جو سر سید احمد خاں ہیں انہوں نے رسالہ جاری کیا ہے جو اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں، کوشچن نمبر 99۔ اس میں پوچھا گیا ہے اقبال کا مندرجہ ذیل میں سے کون شعری مجموعہ نہیں ہے؟ دھیان سے پڑھیے گا، نہیں لفظ لگا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے بانگ درا، آپشن نمبر بی ہے بال جبریل، آپشن نمبر سی ہے ارمغان حجاز، آپشن نمبر ڈی ہے واردات۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے ٹوٹل 4 شعری مجموعے لکھے۔ کتنے؟ 4 شعری مجموعے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے بانگ درا جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے بال جبریل جو یہاں پر دیا گیا ہے، تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ضرب کلیم۔ کیا نام ہے؟
ज़रब कलीम, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। और चौथा नाम जो है वो नाम है इरमिगान हिजाज। तो टोटल ये 4 शेरी मजमूए हैं अल्लामा इकबाल के। तो जो आंसर बचा अब वही तो दुरुस्त होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा शेरी मजमूआ नहीं है। तो जो नहीं है वो है वारदात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 100, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उमराव जान अदा को रात के अंधेरे में कौन पहचान लेता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है उसका भाई, ऑप्शन नंबर बी है उसकी बहन, ऑप्शन नंबर सी है उसका बाप, ऑप्शन नंबर डी है उसकी माँ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने मॉडल पेपर में भी कराया था, और वहाँ मैंने गलती से आपको बता दिया था कि उसका भाई, जबकि ये सही जवाब नहीं होगा। तो उसका भाई नहीं होगा, उसकी तो कोई बहन होती नहीं है, उसका बाप जो होता है वो भी पहले ही उसका इंतकाल हो चुका होता है। तो जो उमराव जान अदा है, इसको रात के अंधेरे में उसकी माँ पहचान लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो क्लास 10 वाले हैं यानी हाई स्कूल वाले हैं और जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है, तो उनके लिए ये टॉप 100 क्वेश्चन है, और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे कि 2024 और 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो अब आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन टॉप 100 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और अगर गलत कर रहे हैं, कम सही हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितना टाइम बचा हुआ है तो इन्हीं 100 क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।